नमस्कार। उम्मीद है आप सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, खुश होंगे, बहुत 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 प्रसन्न होंगे। जो हमारी हैप्पीनेस सीरीज में आपने कुछ ना कुछ टेक अवे जरूर लिया होगा। तो आज जब हम हैप्पीनेस के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, तो आज जिस चीज के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। इमोशंस बहुत बड़ी चीज है। समटाइम यू फील हैप्पी, समटाइम यू फील सैड, समटाइम यू फील एक्साइटेड। कभी आप बहुत ही मैड फील करते हैं, कभी आप हंसते हैं, कभी आप रोते हैं, कभी आप बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, कभी आप नर्वस होते हैं, कभी आप सरप्राइज्ड होते हैं, कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी आप बहुत थैंकफुल होते हैं, कभी कभी आप एम्बैरेस होते हैं, कभी कभी आप सिली फील करते हैं, कभी कभी आप प्राउड फील करते हैं। तो ये सारे इमोशंस हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ चलते हैं। और इमोशनली एक इमोशनल इंसान है तो इमोशंस तो होंगे ही सही साथ में। ह्यूमन बीइंग और इमोशंस सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इमोशंस पे बहुत सारे गाने बने हैं, इमोशंस पे शायरी लिखी गई है। बशीर बद्र साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि हम तो कुछ देर हंस भी लेते, हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, दिल हमेशा उदास रहता है। तो ऐसे इमोशंस के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। इमोशंस लाइक लव, हेट, हैप्पीनेस, फियर, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं जो थ्रू आउट हमारी लाइफ में रहती हैं। ये इमोशंस हमारे बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। इमोशंस हमारे ब्रेन को कई बार हाईजैक कर लेते हैं। हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शंस हमारे इमोशंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। कई बार इमोशन शॉर्ट टर्म होते हैं, कई बार इमोशंस लॉन्ग टर्म होते हैं। पर ये इमोशंस है क्या? क्या ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है? क्या ये हमें मोटिवेट करते हैं? क्या ये हमारे डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट डालते हैं? पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, लाइक जैसे कि कोई डर है, तो हमारे अंदर कोई डर है तो हम उस चीज को डिसीजन लेने में, किसी भी चीज का हमें डर है तो हम डिसीजन लेने में डरते हैं। पर कोई चीज का हमें कॉन्फिडेंस है, हैप्पीनेस है, हम केयर फ्री हैं, हम ओपन माइंडेड हैं, तो हम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। ये डिसीजंस हम, इसका मतलब जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारी मेंटल इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत डिपेंड करते हैं। यानी कि हमारा गुस्सा, हमारा हमारे दुख, हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे इमोशंस को, हमारे डिसीजंस को हाईजैक करते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग को। अगर हम हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ लें तो हो सकता है कि हमारे डिसीजंस बेटर हो जाए। तो आइए आज हम बात करते हैं इमोशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी हमारे गेस्ट रंजीत जी को वेलनेस चौपाल की इस चौपाल पर, और हम उनसे आज कुछ बातें करेंगे अबाउट इमोशंस। वेलकम रंजीत जी। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत अच्छा हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ टू टॉक अबाउट इमोशंस। और इमोशंस के साथ साथ में हमारे क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो साथ में कनेक्ट रहता है। और इमोशंस ही हमको अलाइव बनाते हैं, जिंदा बनाते हैं, और हम इमोशंस के साथ में आगे जाते हैं। थैंक यू। ओके। तो रंजीत जी, इमोशंस हैं क्या? इमोशंस हमारी फीलिंग को हर समय जब हम लोग देखते हैं पूरी लाइफ के अंदर में, तो इमोशंस हमारे धीरे-धीरे डेवलप होते हैं और वो हमको चलाते हैं। बेसिकली इमोशंस के साथ में हम लोग न चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। अगर हम देखेंगे बचपन के अंदर इमोशंस जो हैं, कहा जाता है कि जितने भी दादी या बड़े लोग होते थे, वो ये कहते थे बच्चे के सामने स्माइल करो, ठीक है? उसके होठों पे टच करते थे और उसको थोड़ा-सा एक गाल को एकदम ऐसे करते हैं, ठीक है? तो वहाँ से वो स्माइल लेता है। जहाँ उसको ज़रूरत होती है दूध की, तो वहाँ वो रोता है।
ठीक है? तो रोने से पता लगता है कि उसको कुछ चाहिए और वहाँ से वो पैर मार के, बता के उनके साथ में वो इमोशंस को डेवलप करता है। तो इमोशंस हमको हमारे कैसे हम लोग चीज़ों को लेंगे और किस तरह से लोग हमारे साथ डील कर रहे हैं, हम किस तरह से फ़ील कर रहे हैं उसको, तो ये उस तरह से डेवलप होते हैं। और ये आगे हमारे काम इस तरह से आते हैं कि ये हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर मोटिवेट भी करते हैं। ये हमें ये बताते हैं कि क्या चीज़ हमको चाहिए और क्या चीज़ हमको नहीं चाहिए। और इस तरीके से जब चाहिए वाली कैटेगरी कम होती जाती है, नहीं चाहिए वाली ज़्यादा बढ़ती जाती है, तब तक हम फिर दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में इमोशंस को जितना ज़्यादा हम लोग ये रखते हैं कि वो नहीं चाहिए कि कैटेगरी में ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो उतना ज़्यादा हम लोग दुखी होते हैं। ओके, तो ये इमोशंस आते कहाँ से हैं? हाँ, तो ये इमोशंस हमारे हमारे थिंकिंग प्रोसेस से आते हैं, हमारे थिंकिंग थॉट्स से आते हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को जो सामने से एक पिक्चर है, अगर कोई 2 जने पिक्चर देखने गए हैं, तो एक जने को बहुत अच्छी लगेगी। वो लगा नहीं आज इसमें तो मज़ा आ गया पिक्चर देखने में। और दूसरा वहीं पे दूसरा जो है वो कहेगा कि नहीं ये तो होपलेस मूवी थी। इसमें तो कुछ भी नहीं ऐसा नहीं था जो देखने लायक था। तो ऐसे में हमारी लाइफ़ के अंदर में ये आते हैं हमारे थॉट के साथ में और उसके साथ-साथ जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हमारे अंदर से, वो चीज़ हमारे इंटरेस्ट के साथ की चीज़ होते ही हमें वो अच्छी फीलिंग देती है। इंटरेस्ट के बगैर फीलिंग है, तो वो फिर हमारे को बुरा देती है। तो इमोशन हमारे थॉट्स को ड्राइव करते हैं या हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस को ड्राइव करते हैं? हमारे थॉट्स इमोशंस को ड्राइव करते हैं। इमोशंस के साथ में जैसे ही थॉट आता है, जैसा थॉट आएगा वैसे ही हमारे इमोशन बनते जाएँगे। अगर हमारे को थॉट आया कि नहीं यार इसने मेरे साथ बुरा किया है, तो वैसे ही क्या होगा कि हमारी फीलिंग एकदम से वैसी हो जाएगी कि यार इसने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया। और जैसे ही मेरे फीलिंग्स एक तरह की फीलिंग होती है, मैं उस तरीके के इंसिडेंट्स सोचने लगता हूँ, उस तरह के गाने सुनने लगता हूँ, उस तरह के पिक्चर देखने लगता हूँ, उस तरह का मेरा बिहेवियर उस तरह से मेरे चेहरे का हाव-भाव भी वैसा हो जाता है। ओके, तो क्या इमोशन हमारी हैप्पीनेस से लिंक्ड है? बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दुखी कब होते हैं, जब हम किसी एक इंसिडेंट्स को पकड़ के बैठ जाते हैं। हम उसको कई दिनों तक बस लेके बैठते हैं और हम उसको छोड़ते नहीं हैं। तो छोड़ते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं होता इस चीज़ से हमको दुखी हो रहे हैं। तो जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक खुश रहना कैसे सीखेंगे? तो जब तक एक इमोशन को जब मैं छोड़ूँगा, तभी मैं अच्छे से पकड़ पाऊँगा अच्छे हैप्पीनेस वाले इमोशन को। तो पहली बात ये है कि सारे इमोशंस को जीने की ज़रूरत है। हुँ, सारे ही इमोशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। तो जैसे इमोशंस में खट्टे, मीठे नमकीन, थोड़ा चटपटे, तो ये इमोशंस इस तरीके से हैं और ये इमोशंस हमको एक तरह से बताते हैं कि हम कितना ज़िंदा हैं। हम लोग कितना ज़्यादा जी रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग इमोशंस को समझेंगे और उनमें जीने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि उसका अच्छी तरह से लुत्फ़ भी तभी ले पाएँगे ज़िंदगी का। पर ज़िंदगी इमोशंस का को छोड़ा कैसे जा सकता है? जैसे आपने कहा इमोशंस को छोड़ना, तो छोड़ा कैसे हाँ, जा सकता है इमोशंस को? हाँ, बिल्कुल। तो हम इमोशन को छोड़ना ऐसे होता है, पहले उसको जी लें, एक्नॉलेज करें। हम लोग पहला स्टेप होता है इमोशन जैसे कोई आया, उसको एक्नॉलेज करें। हाँ, ये मेरे को ऐसा फीलिंग हो गई है। जैसे कि अगर मैं यूँ बात करूँ अगर मुझे किसी ने धोखा दे दिया, ठीक है? अब धोखा दे दिया, चीटिंग हो गई मेरे साथ, ठीक है? अब पहले मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ कि हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है और इसने मेरे साथ धोखा किया है।
ठीक है? अब उससे जो मेरे को फीलिंग आ रही चीटिंग की, तो वो चीटिंग की फीलिंग को मैं महसूस करूँ। तो जितना ज़्यादा मैं उसको महसूस करूँगा, उससे मैं उसको फिर नेक्स्ट स्टेप में जा सकता हूँ। मैं फिर क्या करता हूँ, अच्छा उसने मुझे धोखा दिया है, चीटिंग की है मेरे साथ में, इसका मतलब ये है कि मुझे अब उससे बच के रहना पड़ेगा। तो अब ये सॉल्यूशन की तरफ हो गया, ठीक है? जैसे सॉल्यूशन आएगा कि यार अब मुझे उससे बच के रहना पड़ेगा, वैसे सॉल्यूशन मिलते ही वैसे मैं क्या कहता हूँ कि मैं फिर उससे अलग हो जाता हूँ। बट आपने कहा कि इमोशन को फील करना है, तो हाँ, पहले इमोशन को हाँ, बोलिए बोलिए, आप बताइए। हाँ, पहले पहले इमोशन को फ़ील करना है, एक्नॉलेज के बाद में फ़ील करना है। उसको मुझे अंदर से फीलिंग करनी है कि कैसे उसने इतना मेरे को चोट पहुँचाई है, चीटिंग करके, वो मेरे को अंदर से क्या हो रहा है? तो वो फ़ील पूरी तरीके से मैं उसको करूँगा, देन फिर मैं उसमें से निकल पाऊँगा। लेकिन अगर मैं फ़ील नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको पार करके रखा हुआ है, वैसे सोच रहा हूँ कि यार उसने धोखा दे दिया, पता नहीं क्यों दे दिया उसने? उसको देना नहीं चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया? तो मैं अगर उस फीलिंग को फ़ील नहीं कर पहले मैं कहूँ कि हाँ, दे दिया उसने, मैं एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्ट तो करूँ, उसने दे दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो अब मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब मैं एक्सेप्ट करने के बाद में मैं उसको फ़ील कर रहा हूँ, कि जब मुझे धोखा मिलता है, तो मैं अंदर से कैसा फ़ील करता हूँ। अंदर तक थोड़ी देर के लिए मैं उसके साथ बैठूँ और फिर उसके बाद बोलूँ कि हाँ, ठीक है, अब अगर उसने धोखा दे दिया है, तो ये उसकी प्रवृत्ति है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अब आगे उससे अलग होना चाहिए। थोड़ा-सा मुझे अलग होना चाहिए या इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह का आदमी से मुझे थोड़ा बच के रहना है। तो वो मुझे अब डिसीज़न पे आऊँगा, जैसे डिसीज़न पे आऊँगा, वैसे ही मेरी वो जो उसके प्रति जो चीटिंग है उसको मैं फिर उसको मैं छोड़ सकता हूँ उस इमोशन को वहाँ पे। ओके, तो आपका मतलब है कि जो भी हम फीलिंग से हुँ, निकल रहे हैं, उसको पहले हम फील करें, हाँ, एक्सेप्ट करें और हाँ, फिर उसका सॉल्यूशन पे जाएँ कि हमें क्या करना चाहिए अब। हाँ, ये 3 बिल्कुल। स्टेप्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू एनएलपी और अकॉर्डिंग टू द कोच, कि ये 3 स्टेप्स होने चाहिए। हाँ जी। ओके, पर ऐसे बहुत से लोगों को मैं खुद जानती हूँ, या शायद मैं भी कई बार उन चीज़ों में उलझी रहती हूँ कि भाई ये इमोशन है, हुँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, बट मुझे हुँ, सॉल्यूशन नहीं मिलता कि अब मुझे क्या करना चाहिए? हुँ, तो बिल्कुल। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए क्या होता है कि जब सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हमें बाहर से किसी से हेल्प लेनी चाहिए। तो ओके, हमें बहुत देर तक अपने अंदर जद्दोजहद में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ओके, जितना ज़्यादा जद्दोजहद में रहेंगे, उतना ज़्यादा उस पर्टिकुलर इमोशन के अंदर हम लोग फँसे रह जाएँगे। तो ओके, उससे निकलने के लिए मैं एक एक समय तक उसको समय दूँ कि जब मैं खुद से कोशिश करूँ कि उस इमोशन से मैं कैसे निकलूँ। लेकिन अगर मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में मैं अपना कोई भी नियर एंड डियर है कोई ऐसा जना होना चाहिए जिसके पास में मैं जा सकूँ और उसको फ़ोन कर सकूँ और उसके बाद में मैं किसी काउंसलर से भी इसकी हेल्प ले लूँ क्योंकि इसमें अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो काउंसलर कैन हेल्प मी गिव मी सम डायरेक्शन, गिव मी सम मोर ऑप्शंस कि क्या-क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में मुझे खुद को जैसे अभी केस हुआ आलोक का। आलोक उन्होंने सुसाइड कर लिया और वो एक इमोशन में थे कि उनके साथ में चीटिंग हुई है। कि उनकी वाइफ़, जो भी उनके ब्रदर इन लॉ प्लस उनकी सासू माँ प्लस उनके जज जो थी वहाँ पे, तो वो उनको हँसे इस बात को लेकर के जब उसने बोला कि अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तो वो उन लोगों ने जो है स्माइल किया। तो स्माइल क्या था वो बेसिकली उसने अंदर से फीलिंग जो थी उसकी उस स्माइल से आई कि मैं मेरे को ये लोग डिमीन कर रहे हैं।
मेरे को छोटा कर रहे हैं। और और वो अपने आप में बहुत गंदी फीलिंग है, डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग है, तो जो अंदर तक वो चली गई उसके। और वो वहाँ उसको मोटिवेट कर दिया अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि आप ऐसे सिचुएशन में अगर हो, तो आप कहीं न कहीं आप किसी स्पेशलाइज़्ड से, किसी से हेल्प लीजिए और अपने उस इमोशन से बाहर निकलिए। और अगर आप उस इमोशन में हैं, वो आपको नुकसान दे सकता है। तो आप उसको निकलने के लिए अपने नियर एंड डियर से कोई और ऐसा आदमी होना चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें पूरी तरीके से, और उसको आप ये अपनी बात को बताएँ। जो आप पे हँसे नहीं, आपकी बात को समझे और उसके साथ में सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करे। तो आपका कहने का मतलब है कि इमोशंस जो होते हैं वो आपको मेंटल इलनेस तक भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्योंकि इमोशंस के साथ में ही जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इमोशन को पकड़ के बैठते हैं, जैसे अगर मैंने इसे कोई इमोशन पकड़ लिया, से डिस्गस्टिंग का, या मैं समझूँ कि मेरे को किसी ने इवन अगर अगर मैंने कोई खुश रहने वाला इमोशन पकड़ लिया, ठीक है? तो वो भी मेरे को मेंटल इलनेस की तरफ ले जा सकता है वो कि कैसे? हाँ, अगर मुझे से ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ गया किसी चीज़ को लेके। कॉन्फिडेंस से और कॉन्फिडेंस, अभी तक कॉन्फिडेंस था, तब तक ठीक था। लेकिन वही चीज़ जब बढ़ गई, एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गई, तो वो अब क्या हो गई, वो मेरे लिए नुकसानदायक हो जाएगी। वो मुझे फिर दोबारा से एक ट्रैप में ले जाएगी। और अब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो उसके बाद में मैं कुछ भी अपना मैं बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन के मैं चले जाऊँगा। तो वहाँ पर मेरे को फिर चोट पहुँचेगी। क्योंकि मैंने अंदर से अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस किया हुआ था। अब जब मैं गिरूँगा, तो मेरे को चोट ज़्यादा लगेगी। तो वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसअपॉइंटेड फ़ील करूँगा कि जब मेरे को इस तरह से वहाँ पे कोई नेगेटिव मेरे साथ एक्सपीरियंस होता है तो। तो मतलब कि खाली नेगेटिव इमोशंस ही आपकी मेंटल इलनेस का कारण नहीं होते, हाँ, पॉजिटिव इमोशंस भी आपको कई बार मेंटल इलनेस की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और सब तरीके के इमोशन, जो भी इमोशंस हैं उनको किसी को भी अगर आप पकड़ के बैठ जाओगे, तो वो आपके लिए बहुत-बहुत प्रॉब्लम करने वाले हैं और वो हमारे को दिक्कत देने वाले हैं। पर हर कोई इतना ओपन नहीं होता। हर कोई हाँ, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता या हाँ, उसको खुद को ही नहीं पता होता कि वो किस इन हुँ, किन इमोशंस में घूम रहा है। तो वो हाँ, उसको समझने का क्या तरीका है कि कैसे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं सपोज़ मैं बहुत एक्स्ट्रोवर्ट हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। पर हुँ, मेरे कोई जानने वाले हैं या मेरे कोई बड़े हैं जो कि नहीं बात कर सकते। तो हुँ, फिर उस क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? हाँ। देखिए, अगर हम इमोशंस को कैटेगराइज़ करते हैं, तो ये 5 तरीके से कैटेगरी इसकी बनती है, मोटे-मोटे तौर पे। एक है ओके, एन्जॉयमेंट वाली बनती है, एक एंगर वाली बनती है, फ़ियर वाली बनती है, सैडनेस वाली बनती है और डिस्गस्टिंग बनती है, डिस्गस्टिंग। तो ऐसे में इन पाँचों को जब हम लोग देखते हैं, तो इसके अलग-अलग तरीके से इसको हैंडल करने का हमको मिलता है। सबसे पहले ये बात करें कि हम लोग को जब भी ये इमोशंस की जब बात है, उसको वर्ड देना बड़ा ज़रूरी है। ओके। ठीक है? तो अब इमोशन को जब तक मैं वर्ड नहीं दूँगा, तब तक मैं उसको कैटेगरी में नहीं डाल सकता और उसको मैं आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकता। ठीक है? और उसको कम्युनिकेट मेरे खुद से भी कम्युनिकेट करने में मुश्किल होगी और दूसरों से कम्युनिकेट करने में भी मुश्किल होगा। तो पहले सबसे पहला जो काम है, वो है उनको वर्ड शब्द देना। शब्द देने के बाद में
ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने एंजॉयमेंट वाला को लेता हूँ, उसमें अंदर वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? हैप्पीनेस हो गया, लव हो गया, रिलीफ हो गया, कंटेंटमेंट हो गया, अम्यूजमेंट हो गया, जॉय हो गया, प्राइड हो गया, पीस हो गया, सैटिस्फैक्शन हो गया। तो इस तरह के जो वर्ड्स देता हूँ मैं, तो वो मेरे को और ज़्यादा क्लियरली आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं कि हाँ, ये इमोशन मेरे लिए अच्छा है। तो क्योंकि जॉय वाला होता है, तो वो तो हम बड़े आसानी से लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं और उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि सामने वाला भी उस केस में सुनना चाहता है और हम भी उस समय कहना चाहते हैं। असली दिक्कत होती है जब हमारे सैडनेस वाली बात आती है, ठीक है? सैडनेस में लोनलीनेस की वजह से हो सकता है सैडनेस, हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है, देन ग्रूमी हो सकता है, देन डिसअपॉइंटमेंट, किसी भी चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट हो गया। किसी ने कुछ कहा आपको कि वो करेगा लेकिन उसके बाद उसने नहीं किया, तो ये भी डिसअपॉइंटमेंट आपको देके जा सकता है। देन ग्रीव्ड हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है, ट्रबल हो सकता है, देन मिज़रेबल भी हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग जब इमोशन इस तरह का जब होता है, तो उस केस में पहला हम दुःख मना सकते हैं। सैडनेस के टाइम पे सबसे जो अब आप देखिए जब किसी की डेथ हो जाती है, तो कितने दिन का शोक होता है? 10 दिन का, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद का शोक होता है, फिर 1 साल का शोक होता है। तो 10 दिन तक उनको कमरे में बैठ के ही उसको शोक को मनाते हैं। ठीक है? वो क्या है, वो टाइम देते हैं कि अभी इस समय सिर्फ़ आप बात नहीं करिए, कम बात करिए, सिर्फ़ उस शोक को महसूस करिए। तो इसी तरीके से छोटे-छोटे जो भी कहीं कुछ ऐसा है दुःख आते हैं, तो उनको पहले खुद को महसूस करें और महसूस करने के साथ-साथ फिर डू अब उसके बाद में उसका कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, मीनिंगफुल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, जिससे कि उसके बाद आप उनसे बाहर निकल सकें। जैसे डेथ के टाइम पे ये कहा जाता है कि ये तो भगवान का किया है और इसके आगे किसी का ज़ोर नहीं है। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं जिनको कहा जाता है। और उसके बाद में फिर ये है कि और लोगों के पास में सपोर्ट के लिए, इसके लिए आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको दूसरों के पास में भी जा सकते हैं और उनसे आप मदद भी माँग सकते हैं। तो ये सैडनेस वाला हो गया। तो उसी तरीके से फ़ियर वाला भी है, जिसमें फ़ियर है, डर है। डर किसी भी तरीके का हो सकता है और वो डर में हम लोग वरीड भी हो सकते हैं। जैसे आपने पहले हमारी बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि आप कहीं जा रहे हैं, तो उस समय आपको बड़ी एक एंग्ज़ायटी होती है और एक डर लगता है। तो ये भी डर की कैटेगरी में ही आता है और पता नहीं आगे कैसा होगा। सही से सब चीज़ एग्ज़ीक्यूट होंगी या नहीं होंगी। तो ये भी डर के उसमें आता है, एंग्ज़ायटी, नर्वसनेस, उसके अलावा हॉरिफाइड, देन डेस्परेट हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया, स्ट्रेस्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको फ़ियर देती हैं, डर देती हैं। तो ऐसे में इनके लिए क्या करना चाहिए? इनके लिए हमको कन्फ्रंट करना चाहिए। डर को के आगे जीत है। तो डर जहाँ पे भी डर है, उनको जब तक कन्फ्रंट नहीं करेंगे, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो डर को फेस करना पड़ेगा और अगर डर बड़ा है, तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। तो अपने लिए थोड़ी जगह निकाल के रखें और थोड़ा-सा अलग हो जाएँ उससे, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है? और फिर दोबारा से उसको फेस करने के लिए आएँ। तो इससे जी, हम लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से हम थोड़ा पीछे खींचते हैं और फिर एरो को चलाते हैं, हमको खुद को प्रिपरेशन खुद की करनी होती है पहले। इस डर से निकलने के लिए मुझे खुद को पहले स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं गैप देता हूँ बीच में, ठीक है? और फिर उसके बाद में फिर मैं कोशिश करता हूँ उससे निकलने के लिए और उसके अलावा उस डर को मैं लॉजिकल भी देख सकता हूँ, क्या लॉजिक है, क्या क्या हो सकता है डर की वजह से?
तो उसका लॉजिक में मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं लॉजिकली सोचता हूँ तो वो डर धीरे धीरे निकलता जाता है। नेक्स्ट आता है एंगर का, गुस्सा आता है। तो गुस्सा जो है वो एनॉयड हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, बिटर हो सकता है, और कैसे बोलते हैं, इरिटेटिंग हो सकता है, मैड हो सकता है, चीटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जब हमारे को अगर इमोशन ये आ रहा है, तो उस केस में हम उसको एक्सेप्ट करके, हाँ ये इसने मेरे साथ चीटिंग की है, जैसे इसने मेरे साथ गुस्सा आया है, अब मैं थोड़ा सा टाइम दूं, एक्सेप्ट करूं पहले, फिर टाइम दूं, फिर टाइम में ब्रेक दूं अपने आप को, मैं एकदम से रिएक्ट ना करूं। ठीक है, ओके। तो वहां पे मैं अपने आप को थोड़ा गैप दे सकता हूँ, और फिर उसके बाद में मैं अब कंस्ट्रक्टिवली उस एंगर को कम्युनिकेट करने की बात को देखूं। अब मैं, अगर मेरे को ये एंगर है, किसी ने मेरे साथ चीटिंग करी है, तो अब मैं उसको पूरे तरीके से बताने की कोशिश करूं, उसको मैं वर्ड्स में डालने की कोशिश करूं। ठीक है, उनको मैं शब्दों में डाल के अब मैं उनको बताऊं। अब जैसे अगर कहीं मेरे बच्चे मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, या उनकी किसी बात को लेकर के मैं आई एम एनॉयड, और मेरे को गुस्सा है, तो अभी मैं ऐसी बात को, गुस्से वाली बात को थोड़ा सा जब समय देता हूँ, और तब मैं थोड़ा ठंडा होता हूँ, और अब जब मैं जाके उनसे मैं बात करता हूँ, और उससे पहले मैं आर्टिकुलेट करूँ, मैं जाते ही बोलना ना शुरू कर दूं, क्योंकि क्या होता है ऐसे केस में, मुझे रोना आ जाता है। ठीक है, तो मैं अपनी बात को कर नहीं पा रहा हूं, पर मैं रोई जा रहा हूं, तो वो रोना भी मेरे लिए ठीक नहीं है। असली सॉल्यूशन तब निकलेगा जब मैं उनको ये कम्युनिकेट कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे पहले अपने आप को संभालना है, और फिर उसके बाद में मुझे उन्हें ये चीज को कम्युनिकेट करना है, और कम्युनिकेट करने के लिए मुझे शब्दों की जरूरत है। तो शब्द भी मैं उनको पहले से रखूं कि ये मेरे को बुरा लगा है, इस बात के लिए बुरा लगा है, ऐसे बुरा लगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि मैं निकल सकता हूँ। फिर है अपना फिफ्थ है डिस्गस्टिंग, जिसमें हो सकता है कोई चीज है मुझे डिसलाइक हुई हो, या हो सकता है कि कोई चीज मुझे ऑफेंडेड महसूस किया है, अनकंफर्टेबल महसूस किया है, डिस्टर्बिंग महसूस किया है, विड्रॉल महसूस किया है, मेरे को किसी ने घर पे बुला के मेरे को साइड में खड़ा कर दिया है, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं दिया मेरे पे, तो वो भी मैं डिस्गस्टिंग अपने साथ में मैं आप खुद को महसूस किया है मैंने। उस केस में मैं लोगों के साथ में कंपैशन क्रिएट करूं, कि हो उसके पास में और भी लोग थे जिनको अटेंड करना था, तो मुझे उसके साथ में ठीक है, अगर उसने थोड़ी देर के लिए मुझे खड़ा कर दिया तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए उसको, और कंपैशन उनके लिए लेके आना चाहिए। और सेकंड चीज जो एनएलपी भी कहती है, और वो है कि फोकस ऑन द बिहेवियर, नॉट ऑन द पर्सन। तो उस बिहेवियर को पकड़ो, उस बिहेवियर के लिए सोचो, ना कि उससे ड्राइव कर लो कि ये बंदा गलत है, ये बंदा ये ठीक नहीं है, इसने मेरे से ऐसा किया इसलिए इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ, मैं इसके साथ में कभी बात नहीं करूंगा। तो उस बिहेवियर को पकड़ो, उस बिहेवियर की वजह से उस पर्सन को मत छोड़ो, उस बिहेवियर की वजह से आप उसको थोड़ा-सा धीरे-धीरे आप उसको एक्सपोज़ करना शुरू करो, उसको आप बताना शुरू करो, उसको आप पूरा एकदम से नहीं जाके कह सकते, क्योंकि वो हो सकता है उसकी इंटेंशन ना हो, ठीक है? तो ऐसे केस में आप अपने आप को भी ऐसे अनकम्फर्टेबल स्टेजेस पे के लिए भी एक्सपोज़ करके रखिए। ठीक है? कि जिससे कि आपको भी थोड़ा-सा एक्सपीरियंसेस हर जगह हर तरीके का होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा ऐसा हो कि कहीं कुछ चीज़ आपको नहीं पसंद है, तो भी आप उसको थोड़ा-सा खा लीजिए, ठीक है? कोई अगर आपको सब्ज़ी नहीं पसंद है, तो थोड़ी-सी खा लीजिए, ठीक है? ऐसे करते-करते
एक दिन आपका उसके लिए टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। तो वो भी बड़ा ज़रूरी है। तो खाने से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम लोग अपने इन चीज़ों को पाँचों तरीके के जो फीलिंग्स हैं, उनको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ओके। तो अगर मैं टेक अवे लूं कि अगर हमारे कोई भी इमोशन है तो उसे पहले हमें समझना जरूरी है, हाँ, समझने के बाद उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, हाँ। फिर उसको हुँ, टाइम देना जरूरी है कि हम उसको हाँ। टाइम दें, एकदम से रिएक्ट नहीं करें, और हुँ, उसके बाद उनको वर्ड्स देना जरूरी है कि ये हाँ। चीज है, ये इमोशन है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और हुँ। अगर मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकती तो मैं लिख भी सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो लिखने से भी शायद मैं अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाऊंगा या पाऊंगी कि मैं ये फील कर रही हूँ। पर बिल्कुल। ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती, मतलब कहना और करना इज नॉट हुँ, इजी। तो वो बिल्कुल। क्या तरीके हैं जिनसे हम उनको कुछ हद तक अचीव कर पाए? क्योंकि जैसे आपने कहा कि रिएक्ट नहीं करें, हर एक का बिहेवियर होता है, कोई जल्दी रिएक्ट करता है, कोई मन में ही रख लेता है और कभी नहीं रिएक्ट करता हुँ, हुँ, है ना। ये जो बीच का जो इतना टाइम देना, इतना सोचना, इतना हुँ। करना, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? हाँ, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको सीखना पड़ेगा। ओके। दिस इज़ अगेन इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। इसको नॉर्मली हमें कोई नहीं सिखाता, हमारे घर वाले भी नहीं सिखाते। रोता है बच्चा तो उसको ये कहते हैं चुप हो जा, ठीक है? उसको ये नहीं कहते कि भई तू ठीक है, रो ले थोड़ी देर, ठीक है? फिर उसको गले लगाएँ। ठीक है? तो अब जब वो रो लिया है, रो के अच्छी तरह उसने अपना गुस्सा या अपना डिस्गस्ट जो भी है उसको उसने एक्सप्रेस कर लिया है कि उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। हैं? हम्म। उसके बाद अब मैं उसको बोलूँ कि हाँ, अब मैं तेरे को हग करता हूँ। तो जब हम उसको हग करते हैं तो अब उसको उसके उस इमोशन को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि उसके किए हुए गलत काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके। तो वहाँ पे हम उनको ये बोलते हैं कि हाँ, आई लव यू, आई आई केयर फॉर यू, बट आई डोंट लाइक द वे यू डिड दैट थिंग, है ना? तो ये हमको सीखने पड़ेंगे, ये चीज़ हमको पहले क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर में हमने कभी बात ही नहीं करी। हम्म। कभी हमने किसी भी इमोशंस को लेकर के हमने कभी भी इस चीज़ को किसी के साथ डिस्कशन में नहीं रखा। हम्म। तो ऐसे में हमें इसको सीखने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक रही बात कि बिना इसके हम किस तरह से करें, तो उसमें ये है कि सबसे पहले इसका नाम दे दें, इमोशन का, ठीक है? अब जैसे अगर किसी से मेरे को जेलसी हुई है, तो अगर मेरे को जेलसी हुई है, तो पहले मैं समझूँ जेलसी का मतलब ये है कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा कर रहा है। या सामने वाले ने अच्छी ड्रेस पहनी है, ठीक है? तो सामने वाले ने अगर अच्छी ड्रेस पहनी है, तो मैं उसकी ड्रेस की तारीफ़ तो कर रहा हूँ, ठीक है? मैं लेकिन उसके बाद में उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी ड्रेस खराब हो जाए, ठीक है? ये नहीं दिमाग में लेके आ रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ मेरे को इससे भी अच्छी ड्रेस लेनी है, ठीक है? तो अब मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो बहुत अच्छा ओरेटर है, वो बहुत अच्छा बोल के गया वो भी। तो ऐसे केस में मुझे ये सोचने की बजाय कि उसको वो कैसे मैं डिमीन करूँ, तो मैं एक्सेप्ट करूँ और मैं फिर अब अपने आप को उससे अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, उससे अच्छा बताने की कोशिश करूँ, उसे अच्छा करने की कोशिश करूँ, तो जिससे कि मेरी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ऐसे में उसको डिमीन करने से मेरी डेवलपमेंट रुकती है। तो ऐसे हम लोग सिर्फ़ इतना करें कि नाम दे दें, एक्सेप्ट कर लें। पहला काम तो यही है, ठीक है? एक्सेप्ट करें कि ये हुआ है और दूसरा उसका नाम क्या है? तो इमोशन को ही हम लोग नहीं समझते हैं, कि हमारे पास में हम लोग इतने इमोशंस हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर और अगर कभी इसको ध्यान दीजिए, पूरे दिन के अंदर आपको 15 से 16 इमोशंस आते हैं।
जब भी अगर आप किसी ने आपकी बात नहीं मानी, एकदम से गुस्सा हो गए, ठीक है? किसी ने थोड़ा-सा टाइम पे नहीं आया, तो आपको अलग इमोशन एकदम आया, ठीक है? कोई से तुम्हारी क्लासेस अगर चल रही हैं, ठीक है? वो क्लासेस में कोई शरारतें कर रहा है, तो एकदम से इमोशन चेंज हो जाएगा। चेंज हो वो थोड़ा फ़नी सा शरारतें की है, कोई ऐसी शरारत की है कि वो तुम्हें हँसी भी आ रही है, ठीक है? प्लस डिसिप्लिन भी रखना है, तो दोनों ही मिक्स सी एक फीलिंग आ गई है उसमें। तो ऐसे करते-करते वो हम पूरे दिन में अगर देखेंगे, तो हमारे पास में 14-15 तरीके के इमोशन पूरे दिन में हमारे आते हैं और एक इमोशन के बाद में दूसरे इमोशन शुरू होता है, ठीक है? सब इमोशंस को एन्जॉय करें, सब इमोशंस को एक्सेप्ट करें, सब इमोशंस के साथ में जिएँ। तो अगर दुखी हैं, तो एक बार दुखी हो जाएँ, फिर उसको छोड़ दें, ठीक? ओके। ठीक है। तो आप कंक्लूड कैसे करना चाहते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं लास्ट में इन इमोशंस के बारे में, या इमोशन हमारे सीनियर सिटीजन्स को क्या राय देना चाहते हैं इमोशंस के ऊपर? है। तो इमोशंस सारे ही अच्छे हैं। वो सारे ही मेरी डेवलपमेंट एज़ ए ह्यूमन बीइंग के तौर पे डेवलपमेंट के लिए काम में आते हैं और उनके हमारी डेवलपमेंट इसी तरीके से है कि जब हम लोग इमोशंस को समझते हैं, तो इमोशंस के साथ में हम लोग जीना सीखते हैं, ठीक है? ओके। तो इसलिए इमोशंस खराब कोई भी इमोशन खराब नहीं है। अगर दुखी भी हो रहे हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए वो उस दुःख को फ़ील करने के लिए हमें कह रहा है कि हाँ, ये मेरे से खो गया है। ये मेरे से चला गया है, तो अब मुझे उसका दुःख होना चाहिए या ये मेरे को नहीं मिला है या ये मेरा डिस्गस्टिंग हो गया, ये मेरा डिसलाइक हो गया। तो उससे मुझे सीखने को और आगे ग्रो करने को मिलता है। तो इसको हर इमोशन बहुत खूबसूरत इमोशन है, इसको जिए और हर कलर बहुत अच्छा है, काला रंग भी अच्छा है, काला रंग के बगैर पिक्चर नहीं बन सकती। ठीक है? व्हाइट भी अच्छा है, रेड भी अच्छा है, ठीक है? तो इसलिए इनको सबको पूरी तरीके से जिए, तो ही आगे ज़िंदगी अच्छी बनेगी। थैंक यू सो मच रंजीत जी अबाउट इमोशंस और इमोशंस के बारे में बात करने के लिए। हम आपसे अगले एपिसोड में फिर से हैप्पीनेस के एक अगले नए क्वेश्चन पे बात करेंगे, हैप्पीनेस एल्बम पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस थैंक डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपने देखा कि इमोशंस, सब इमोशंस अच्छे होते हैं, ये आपको देखना है कि आप उनसे डील कैसे करते हैं। अगर जेलिसी का भी इमोशन है और वो इमोशन अगर आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहा है तो वो अच्छा है। पर अगर वही जेलिसी का इमोशन आपको डिप्रेस कर रहा है, दुखी कर रहा है, या आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहे हैं कि मैं इसको डिमेन कैसे करूं, तो वो बुरा है। ऐसी खुशी का इमोशन अच्छा भी है और बुरा भी है। ज्यादा खुशी भी बुरी है, कम खुशी भी बुरी है। तो हर चीज का बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इमोशंस जो हैं हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो आप वर्बली अपने इमोशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप नॉन वर्बली अपने इमोशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके इमोशंस को एक्सप्लेन करती है। आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप एक्साइटेड हैं, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको सबसे पहले तो अपने आप को देनी है कि ये इमोशन से मैं जा रहा हूं, तभी आपको नेक्स्ट एक्शन करने में हेल्प होएगा। और अगर आप अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने बच्चों से अपने इमोशंस को डिस्कस करेंगे, तो मे बी उनके लिए भी वो हेल्पफुल होगा आपकी उस पर्टिकुलर इमोशन से डील करने में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कम्युनिकेट ही नहीं करते, हम अलग ही एक इमोशन में होते हैं, जो आपसे बात कर रहा है वो एक अलग ही इमोशन में है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर सामने वाले को समझ में आ जाए कि इस समय जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो इस पर्टिकुलर एंगर में है, या वो सैड है, या उसको कुछ हर्ट हुआ है, अगर आप उसे अच्छे वर्ड्स में कन्वे कर देंगे, तो शायद आपकी आपस की रिलेशनशिप बेटर होगी। अगर कोई आपका पार्टनर बहुत हर बात पे गुस्सा हो रहा है, तो आपको समझना जरूरी है कि वो क्यों गुस्सा हो रहा है। या कोई आपका हाइपर एक्टिव फ्रेंड है, वो हाइपर एक्टिव है,
तो आपको उसके उस इमोशन को समझना है, रिस्पेक्ट करना है, टाइम देना है। नहीं तो क्या होगा कि अगर इमोशंस को हम अंदर ही अंदर रखेंगे तो वो मेंटल इलनेस की तरफ जाएंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिवनेस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एडिक्शन, ट्रॉमा, ये सब हमारे इमोशंस के इम्बैलेंस होने की वजह से होते हैं। जब वो हमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं या बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, तो इसका बैलेंस बनाने के लिए थेरेपीज हैं, काउंसलर्स हैं, सबसे पहले आप खुद हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं। तो आपको अपने इमोशन को समझना बहुत जरूरी है। और एक छोटा सा आपको होमवर्क देती हूँ कि आपको लगता है कि नहीं, मैं सबसे बात नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती या मुझे नहीं पता, तो सबसे पहले कुछ एक क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए और उनको पेन डाउन कीजिए। वो क्वेश्चंस हैं लाइक कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। दूसरा, आप पूछ सकते हैं कि क्या चीज है जो मुझे इतनी बॉदर कर रही है, क्यों मेरे को ये चीज, मतलब क्या है इस पूरे दिन भर में मैं इतना इरिटेटेड हूं या मुझे इतना गुस्सा आ रहा है या मैं इतना नेगेटिव हूं पर्टिकुलर किसी बात को लेके, तो क्या चीज है जो मुझे इतनी बॉदर कर रही है। तीसरी चीज आप अपने आप से बात कर सकते हैं कि ये बात जो है पर्टिकुलर, ये पॉइंट या ये नेगेटिविटी, ये गुस्सा, ये लेफ्ट आउट की फीलिंग मुझे कब आई, किस मोमेंट आई, ऐसा मैं दिन में कितनी बार फील करता हूँ, क्या ये मेरी आदत तो नहीं है क्या मैं कुछ बात, और कोई बात तो नहीं है कि मैं सोच तो ये रहा हूं कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि फला फला जने ने मेरे साथ ऐसा किया, पर वो रीजन वो नहीं है, रीजन कुछ और है। तो क्या कोई और बात तो नहीं है। तीसरी चीज आप सोच सकते हैं कि मुझे इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा क्या बॉदर कर रहा है, या इस इमोशन से मैं बाहर क्यों नहीं आ पा रहा। आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, या ये गलत भी हो सकता है, या इसका कोई और एक पहलू भी है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे या किसी और तरह से सोचे, क्या ये दूसरी तरह से भी सोचा जा सकता है, या मुझे जो चाहिए क्या वो मुझे मिल नहीं रहा है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। बाकी सब सही है पर मुझे वो मिल नहीं रहा है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या होगा अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हुआ, या ऐसा सोचने से मुझे क्या मिल रहा है। ये पूरा दिन भर मैं इस नेगेटिव इमोशन में हूँ, गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, सबसे गुस्सा हूँ या इरिटेट हो रहा हूँ, तो ये इमोशन से मुझे क्या मिल रहा है, या मैं बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, पॉजिटिव हूँ, ओवर एक्साइटेड हूँ, तो इस इमोशन से मुझे क्या मिल रहा है। तो ये सब बातें, क्या मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए, क्या मुझे किसी से बात करनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन के आंसर्स आप पेन डाउन कीजिए। अपने आप से क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए, चाहे वो क्वेश्चंस अगली हैं, स्केरी हैं, है ना, पर कोई आपको जज नहीं कर रहा ना, क्योंकि वो क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ रहे हैं। पहले आप अपने आप से पूछिए, उनके आंसर नोट डाउन कीजिए, फिर आपको वो नेक्स्ट एक्शन करने में आपकी हेल्प करेंगे। और आप कोई भी डिसीजन उस पर्टिकुलर इमोशन से ड्रिवन होके कर रहे हैं, तो आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ, जो मेरा डिसीजन है वो सही है। तो देखा आपने कि इमोशंस को समझना कितना जरूरी है। इमोशंस लाइफ में हमें बहुत ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं, इमोशंस हमें बहुत ज्यादा अपने अपनों से दूर कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, मरना तो एक दिन लाजमी है, खुलकर जीना सीखो, खुद पर हंसना सीखो, दूसरों को बदलना तो नादानी है, बस खुद को बदलना सीखो। तुम भी मचलना सीखो, मुस्कुराओ ऐसे 7 बजे, फूलों की तरह खिलना सीखो। रामायण और महाभारत तो सबके जीवन में है। हंसना, रोना, लड़ना, खुश होना, अपने इमोशंस को समझना, कहना, बोलना, जानना सीखो, खुलकर जीना सीखो। नमस्कार, आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक खूब खुश रहिए, अपने इमोशंस को समझिए, किसी से भी शेयर करने में बिल्कुल मत झिझकिए, बात कीजिए। बात करने से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। थैंक यू।